नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूसली जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम क्या है? उसका नाम है टा, टाटा केमिकल्स लिमिटेड। तो बेसिकली टाटा केमिकल्स लिमिटेड इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है। अगर मैं बात करूं तो टाटा केमिकल्स जो कंपनी है वो टाटा ग्रुप का कंपनी है और केमिकल इंडस्ट्रीज में टॉप 7 में इसका नाम देखने को मिलेगा। केमिकल सेक्टर का हालत लास्ट 1.5 ईयर्स में कुछ खास देखने को नहीं मिला। लगातार केमिकल सेक्टर में गिरावट का माहौल देखने को मिला सारे कंपनीज के ऊपर। तो फिर भी टाटा केमिकल्स के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स भी है, जिसके कारण टाटा केमिकल्स अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर चुके हैं और किस तरीके से आगे ग्रोथ करेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस को एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के डेप्थ एकदम जीरो है। कंपनी के जो टाटा केमिकल्स का टोटल जो सेल्स का आंकड़ा है और प्रॉफिट का जो डेटा है वो दोनों ही नेगेटिव देखने को मिला। मगर क्वार्टरली जो सेल्स का जो टोटल अमाउंट है उस अमाउंट के हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट अमाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब सेल्स तो अच्छा हुआ मगर प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो आप सोच रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है, तो उसके लिए बता दूं कंपनी के एक बार क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए सेल्स 4,400 करोड़ से 3,400 करोड़ बना। मतलब सेल्स अभी भी बहुत कम है और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा 3,400 से लेकर 3,000 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 690 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट से लेकर 841 करोड़ का लॉसेस हुआ। और यही लॉसेस कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। अभी लॉसेस कहाँ से हुआ? क्या कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर हुआ? बिल्कुल नहीं। कंपनी की जो आदर्श इनकम है, आदर्श इनकम से जो कंपनी को पैसा मिला उस पैसे से कंपनी को लॉस झेलना पड़ा अराउंड 860 करोड़, जो आज तक कंपनी कभी भी लॉसेस नहीं किया। इस चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आज तक इस तरीके से लॉसेस कभी नहीं किया और कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व हाइस्ट देखने को मिला। कंपनी का बोरिंग्स भी थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि एक टाइम 9,000 करोड़ के आसपास 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 5,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बढ़ते चले गए, करीबन 17,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को देखने को मिला। और कंपनी का जो आदर्श एसेट है वो भी इस तरीके से कुछ लगातार बढ़ते हुए मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिला था। अभी करंट ईयर में थोड़ा सा आदर्श एसेट कम हुआ है। तो पहले चीज़ों को समझिए, कंपनी के ऊपर जो मार्केट शेयर है उसके हिसाब से बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर 50% जो ब्रांडेड सॉल्ट मार्केट है। तो ब्रांडेड सॉल्ट टाटा सॉल्ट आप सभी जानते हैं, इंडिया के नमक, मतलब ये नाम से कम टाटा सॉल्ट को बेचा जाता है। तो देश की नमक, इंडिया के नमक, इस तरीके से टैग लगाकर कंपनी बेचते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर 50% मार्केट शेयर टाटा केमिकल से लेकर रखा है, क्योंकि देखिए नमक के बिना कोई भी रसाई जो है वो रसाई जगह पे नमक के बिना काम नहीं होता है। ऐसे सिर्फ नमक रसाई में नहीं लगते हैं, बहुत जगह पे नमक यूज किया जाता है। हाँ, अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो प्रोडक्ट वाइज कंपनी का बिजनेस है, सॉल्ट के मतलब सोडा ऐश के ऊपर कंपनी 57%, साथ ही साथ क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर 14%, सॉल्ट के ऊपर 12% और अदर्स के ऊपर 6%। और साथ ही साथ देखिए बाइकार्बोनेट जो है उसके ऊपर 4.7%, अदर्स के ऊपर 2.77% और जो मतलब सीड्स है उसके ऊपर 2%। तो ओवरऑल बिजनेस को कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर डाइवर्सिफाइड करके रखा है। और कंपनी बेसिक जो केमिकल्स है उसके ऊपर 86% बिजनेस कर रहा है और अदर्स के ऊपर 12% एंड स्पेशलिटी जो केमिकल्स है उसके ऊपर 1.35% के आसपास बिजनेस हो रहा है। तो बिजनेस जिस तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए था उसी तरीके से स्ट्रांग है। आज मार्केट में केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है, उसी के चलते कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन, बिग सिचुएशन देखने को मिला, जो बाकी कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए टाइम लग सकते हैं। बाकी देखिए कलन जो टाटा केमिकल्स के ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए धमाका एक परफॉर्मेंस हुआ था। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला था। एक हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल बने, जो कुल मिलाकर 42% के आसपास टोटल रेंज का यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने। तो नीचे जब इस लेवल को टच करने के लिए जा रहे थे तो इस नीचे लेवल में जब भी टच करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंट्री, और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट।
तो मुझे लगता है एंटी होने के लिए ही कंपनी नीचे आ रहा है, क्योंकि ये ऑपरेटर का गेम होता है। ऑपरेटर करते क्या है, पहले एक बार वो बाउंस कराते हैं, उसके बाद फिर से उसको नीचे ले आने के बाद यहाँ से फिर से कुछ क्वांटिटी एडिंग करेंगे और उसको फिर से ऊपर तक लेके जाएंगे। ऐसे डेटा के बारे में मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया हूँ। आप अगर मेरा प्रीवियस सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है कि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं जब जब ट्रेड बने तब तब मैंने ट्रेड लिया। हाँ, तब ट्रेड लिया जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो मुझे देखना है क्वार्टरली इस बार रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। तो रिजल्ट कब आएगा? 7 अगस्त में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे लगता है रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है और इसी टाइम बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। तो कल्याण ज्वेलर्स आप सब जानते हैं इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, जो अराउंड 51,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक हाईली ग्रोथेबल कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, जो टाइटन भी कर नहीं पाए। आप खुद ही देख लीजिए कल्याण ज्वेलर्स का क्या है। आप देख सकते हैं 34 मतलब सॉरी, टोटल जो कंपनी के सेल्स है वो 34% के आसपास है और प्रॉफिट कितना है 50% के आसपास है। मतलब सेल्स एक अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज हुआ। उसी तरीके से कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो सेल्स एंड प्रॉफिट जितने सारे इस सेक्टर के कंपनी है, सारे कंपनी को बीट करके आगे बढ़े। आप कहेंगे सर पीसी चंद्र ज्वेलर्स को तो बीट नहीं कर पाए। हाँ, देखिए पीसी चंद्र ज्वेलर्स को बीट नहीं कर पाए, मगर एक चीज को आपको यहाँ पे ये भी सोचना है कि कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली सेल्स है वो तो कम है, पहले कम था, आज कितना है? मतलब कम मतलब नेगेटिव में है और प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। तो कल्याण ज्वेलर्स एक अकेला कंपनी है जिसका प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही पॉजिटिव है। तो कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में जो ग्रोथ है वो लगातार आपको बढ़ने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बढ़े, जिस तरीके से कंपनी का सिचुएशन बने, उस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी को ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। पहले एफएस के पास 2% होल्डिंग था, आज बढ़ाकर 21% कर चुके हैं। डीएस के पास 1% होल्डिंग था, वो बढ़ाकर 11% कर चुके हैं। तो अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कर रहा है और पब्लिक देखिए बड़े क्वांटिटी के जो होल्डिंग करके रखे थे उसको बेच कर से 6% तक लेके आ गया। 34% से 6%, तो कहाँ से कहाँ तक लेके आ गया आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है ये पता चला कि कल्याण ज्वेलर्स इंडिया बुक 27% इंक्रीज ऑफ फाइनेंशियल क्वार्टरली वन रिजल्ट का जो रेवेन्यूज है। तो रेवेन्यूज का ग्रोथ होने का चांसेस है 27% के आसपास इंक्रीज होने का चांसेस है। मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आने का चांसेस है, उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं। कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर आपको चीजों को पहले समझिए। कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन बना, जो रेंज बना, कुछ इस तरीके से रेंज बने थे, उसके बाद ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे एक एंटी भी मिला था, कप के बाद यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद एक जर्नी भी हो गया। तो अभी मुझे चाहिए एक न्यू पैटर्न। तो पैटर्न तो यहाँ पे बना नहीं, तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे लगातार हाई किया, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से हाई करते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न्स बनना चाहिए, तभी एक एंटी लेवल बनेगा। और मुझे लगता है पैटर्न बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बने, जिस तरीके से यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, उसी रेंज के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक पॉजिटिविटी होगा कि कंपनी अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी अच्छा खासा दिखाएगा। तो बाकी कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। जब तक कोई ट्रेड ना बने तब तक मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बना है वो कुल मिलाकर रेंज कितना बना, वो अराउंड अराउंड 24%। मतलब यहाँ पे 1 2 3 3 के 3 ग्रीन कैंडल बने। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अभी देखिए टोटल 3 के 3 ग्रीन कैंडल बने, और इस तीनों ग्रीन कैंडल को अगर मार्किंग किया जाए तो इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो अच्छा खासा एंट्री और टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इसके लिए इंतजार करूंगा, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर जब जब एंट्री बने तब तक मैं इस एंट्री को लिया, और उस एंट्री का अच्छा खासा टारगेट भी मिला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस एंटी को देखकर आप भी कल ही जाकर एंटी मत ले लेना। आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, एटलीस्ट 10 साल तक आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में भी चर्चा करूँ, तो उसके नाम है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक बेसिकली एक ऐसे बैंक है जिसके ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आरबीएल बैंक के ऊपर मैं एक चीज़ों को नोटिस आपको करा दूँ, तो आरबीएल बैंक एक छोटा सा बैंक है जो फ्यूचर में बड़ा बैंक बनने का कैपेसिटी भी रखता है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन एकदम सस्ता है और बैंक का मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। आरओसी आरओई में आरओई अच्छा खासा दिखा, और कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी के खुद के करंट प्राइस सेम टू सेम है। ये एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अच्छा काम कर रहा है और उसका बुक वैल्यू एंड करंट प्राइस सेम टू सेम है,
मतलब वहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। आपको मैं एक बार कंपनी के पी रेशियो को दिखा देता हूँ। पी रेशियो ऑब्वियसली बहुत सस्ते में है। कंपनी का करंट पी रेशियो, एवरेज पी रेशियो सेम टू सेम है। अगर कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो एक टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चला गया था कितना, अराउंड आप प्राइस टू बुक वैल्यू को देखेंगे तो करीबन 2.8 रुपीज़ के आसपास चला गया था, और आज कहाँ पे चल रहा है, 1 रुपीज़ के आसपास। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू भी सस्ते में है, और इस सस्ते में होने के कारण कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, कंपनी सेल्स को अलग लेवल में इंक्रीज किया। हाई लेवल में कंपनी का सेल्स का इंक्रीज होता देखने को मिला है। बेस्ट तरीके से सेल्स बढ़े, कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, और बेस्ट तरीके से एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट भी शानदार तरीके से देखने को मिला। और पॉजिटिव जो बात मुझे अच्छा लगा, कंपनी के एक टाइम एनपीए 2% के ऊपर हुआ करता था, आज वो 0.74% के आसपास है। आज तक की सबसे लोएस्ट एनपीए है, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए बहुत काफ़ी माना जाते हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और रही बात इस कंपनी के अपडेट के बारे में, तो आरबीएल बैंक के ऊपर टोटल डिपॉजिट थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं 2% के हिसाब से, और क्वार्टर बेसिस में, मतलब जून क्वार्टर के एंड में यही बताया जा रहा है कि कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस में, मतलब पिछले सालों के जो क्वार्टर कर, और मतलब लास्ट क्वार्टर गया था, और इस बार जो क्वार्टर 1 स्टार्टिंग हुआ, ये टाइम पीरियड में कंपनी का 2% डिपॉजिट कम हुआ। डिपॉजिट कम होने के मतलब कंपनी में थोड़ा सा एक रेवेन्यूज का सिचुएशन थोड़ा सा कम हो सकता है। कोई बात नहीं, कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश करते हैं वो ही देखना चाहिए। अभी देखिए कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, कोई नया पैटर्न्स नहीं बना। तो बेसिकली एक पैटर्न्स तो बना है, एक लंबा सा एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करने जा रहा है। अगर इस पैटर्न्स को ब्रेकआउट करे तभी मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। इसके लिए इंतजार करूंगा, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई बहुत ऊपर है। उस लेवल तक जाने का वो कोशिश जरूर करेंगे अगर यूटर्न यहाँ से लिया तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनएचसी फूड्स लिमिटेड। बेसिकली एनएचसी फूड लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, 76 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का और गुड पॉइंट सही है कि कंपनी स्पीड देने जा रहा है, और वो भी एक के बदले 10 शेयर। तो एक के बदले 10 शेयर देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का प्राइस जो है 64 रुपीज़, एक के बदले 10 शेयर देने के बाद कंपनी का प्राइस हो जाएगा 6 रुपीज़ के आसपास। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज़ किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को एनालिसिस करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।